शिवदास के दो बेटे थे, बिरजू और मथुरा। दोनों ही विवाहित थे। उनकी शादी दो सगी बहनें राम प्यारी और राम दुलारी से हुई थी। भरा पूरा परिवार देखकर शिवदास बहुत ही प्रसन्न रहता और उसका अधिक समय धर्म चर्चा में ही बीतता। दुर्भाग्य की बात है, उसका बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत चुके थे। शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर से जीवन के संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में चाहे वह कितना भी दुखी हुआ हो, परंतु किसी ने उसे रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बड़ी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई थी, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और बहू को दिलासा देने लगा। आज उसने एक निर्णय किया था। भंडारे की चाबियां अपनी बहू राम प्यारी को दे दी और आंखों को आंसुओं से भरकर बोला, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो जवान बेटे को मुझसे क्यों छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए ही, इसलिए आज से बिरजू का हल मैं ही संभालूंगा। अब घर में देखभाल करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है। तुम रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख भी ना देख सकेगा। तुम किसी बात की सोच मत किया करो। बिरजू चला गया, परंतु मैं तो अभी बैठा हूँ। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठ जाऊं। शिवदास ने समझाया, बेटा, भाग्य पर किसी का बस नहीं होता। रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। घर में बीसियों काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पहुना ही आ पहुंचे, तो उनकी सेवा सत्कार करने के लिए किसी को घर पर तो रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत ही हील हवाले दिए, परंतु शिवदास ने उसकी एक ना सुनी। चाबियां देकर शिवदास घर से बाहर चला गया। राम प्यारी ने चाबियां उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। कुछ देर के लिए वह पति के वियोग का दुख भूल गई थी। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने के लिए खेतों पर गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है ये देखने के लिए उसका मन ललायित हो उठा। भंडारे घर में वह कभी ना आई थी। जब किसी को भी कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता, तब शिवदास ही आकर कोठड़ी खोला करता था। फिर उसे बंद करके वह ताली अपनी कमर में रख लेता था। प्यारी ने बाहर का दरवाजा बंद किया कि कोई उसे भंडार खोलते हुए देख ना ले। आकर कांपते हुए हाथों से उसने ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। कोठरी के अंदर पांव रखा तो उसे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे पर बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे। जब वह उस कोठरी से बाहर निकली तो उसके मन के संस्कार बदल चुके थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोला। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो घर में 1 पैसा भी नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास की बात ना थी। जिसके यहाँ पर सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये कहा होता तो उसे आश्चर्य ना होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखों से बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही तो उसने जानकी को सेर भर दूध दिया। यहाँ तक कि अपने गहने भी मांगने पर दे दिया करती थी। कंजूस शिवदास के घर पर ऐसी खर्च करने वाली बहू का आना पूरे गांव के लिए मानो सौभाग्य की बात थी। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़ी जरूरत है तभी तुम्हारे पास आई हूँ, वरना तुम तो जानती हो मेरी ऐसी आदत नहीं है। गांव में और कौन सा घर है जहां पर मांगने जाऊं। परंतु प्यारी
टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना उसके लिए मुसीबत था और रसोई में जाना मानो सूली पर चढ़ने का काम था, परंतु आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई थी। वह अब घर की स्वामिनी थी। बाहर निकलकर उसने देखा कि कितना कूड़ा करकट है। वो सफाई में लग गई। उसकी गाय का नाम मुन्नी था। उसने मुन्नी के पास जाकर नाद में झांका तो दुर्गंध आ रही थी। मालूम होता था कि पानी कई दिनों से नहीं बदला। आखिर उसने घड़ा उठाया और पानी लेने के लिए चल दी। शिवदास ने पुकारा, बहू पानी का क्या करोगी, इसमें तो पानी भरा पड़ा है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती। शिवदास मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। प्यारी ने ग्रह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता और समय पर मिलता। दूध ज्यादा होता, घी ज्यादा होता। प्यारी ना तो खुद विश्राम लेती और ना ही दूसरों को विश्राम लेने देती। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज मांगो वह घर में ही निकल आती। आदमी से लेकर जानवर सभी स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। अब पहले जैसी हालत नहीं थी, परंतु प्यारी की हालत पहले जैसी ही थी। वह उन्हीं पुराने वस्त्रों में रहती। सारा घर उससे जलता था। फिर भी सब यही मानते थे कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और दोनों बहनों में अब पहले सा अपनापन भी नहीं था। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और भुनाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठाए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, रुपए हाथ में आते ही नए कड़े बनवा दूंगी। अभी ऐसे घिस भी नहीं गए कि आज ही उतार कर फेंक दो। दुलारी लड़ने को तैयार खड़ी थी। बोली, तेरे हाथ में कभी रुपए नहीं आएंगे। तुझे तो रुपए जोड़ने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर कौन बैठा है। दुलारी ने कहा, तुम ना खाओ ना पहनो परंतु यश तो पाती हो। तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने के लिए भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने उदंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इस तरह से घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाया करते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ कर गई थी। संध्या का समय था। दुलारी और मथुरा खेतों से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी दौड़ी आंगन में बैठे हुए मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी वहां पर छिपकर खड़ी हो गई और ये दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे 3 साल ही छोटी थी। दोनों में कितना अंतर था। अचानक शिवदास ने पुकारा, बहू एक पैसा दे दो, तंबाकू मंगवाऊंगा। प्यारी की समाधि टूटी और आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसे निकालने के लिए चल पड़ी। एक एक करके प्यारी के सभी गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा गांव घर में सबसे संपन्न समझा जाए। इस महत्वाकांक्षा का उसे मूल्य भी चुकाना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए। रुपयों की जरूरत पड़ती ही रहती थी और अगर कम पड़ जाते तो वह अपना कोई ना कोई गहना बेच दिया करती। एक एक करके उसके सभी गहने उसके हाथ से जाते रहे। दुलारी के पास भी कुछ गहने थे और मथुरा ने भी 2-1 चीजें उसे बनवा कर दी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजों को ना छूती थी। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया कि क्या फायदा, जब भगवान की दया से इसकी शादी ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम से कर लेना। प्यारी का हौसले भरा दिल भला क्यों मानता। वह बोली,
कैसी बात करते हो दादा, पहले लड़के के लिए कोई धूमधाम ना हुई तो पूरा गांव क्या कहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, फिर अपने गहने बेचने के लिए जाओगी? इस तरह से तो एक धागा भी ना बचेगा। कितना समझाया तुझे बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास 2 चीज़ें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात भी ना करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बुरी बातें बहुत बार सुन चुकी हो, और बोली, जो अपने हैं वे भी ना पूछेंगे तो भी अपने ही रहेंगे। मैं मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद कर ले जाऊंगी। धूमधाम से बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। पूरी बिरादरी को भोज दिया गया। लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में आकर चारपाई पर लेट गई और उसकी आंखें झपक गईं। उसी वक्त मथुरा घर में आया और अपने नवजात शिशु को लेकर आंगन में आ गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी दुलारी भी आई। तब मथुरा ने दुलारी से प्यार से कहा, अब तुम सुबह सवेरे ना उठा करो और छाती फाड़कर काम भी मत किया करो। दुलारी ने चारपाई पर सोती हुई प्यारी की तरफ इशारा करके कहा, ये महारानी जीने देगी। मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी ये सब कुछ सुन रही थी। उसके कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा। कुछ दिन बीते, शिवराम भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। दुलारी भी अब अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी थी। खेतों का काम अब मजदूरों पर आ गया था। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, परंतु संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ही ना मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता था, बाद में वो बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का वह तार भी ना जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ पर टिकते जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेतों के भी लगाने पड़ जाते थे। कहने को वो अब भी घर की मालकिन थी, परंतु वास्तव में वो घर भर की अब नौकरानी ही थी। मजदूर भी उसे त्योरियां दिखाते और जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं है। किसी तरह से पेट की रोटी चल रही है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं। वे कहते हैं कि वहाँ 2-3 रुपए की रोज मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी वहाँ पर रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब लड़के भी बड़े हो रहे हैं, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह से कट गई है, लड़कों को बड़ा आदमी बनाएंगे। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की कोई भी बातचीत कभी ना हुई थी। ये धुन इन पर कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण ये भावना उत्पन्न हुई है। वह बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। लड़कों को पढ़ाने लिखाने की बात है तो पाठशाला तो यहाँ पर भी है, और फिर सभी दिन एक से नहीं रहते। 2-3 साल में खेती फिर से बन आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इसी तरह से एक दिन चले जाएंगे, मन की मन में ही रह जाएगी। लड़कों को मैं अब इस चक्की में नहीं जोतना चाहता, इनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब आदि मिले तो पूरी के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात है तो अपना घर संभाल लो और मुझे एक टुकड़ा दे देना, कहीं पर पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ से बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर से संभल जाएगा। तुम्हारे लिए बराबर खर्च बर्च भेजते रहेंगे।
प्यारी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम चले जाओ और बच्चों को यहाँ पर रहने दो। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में रहकर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और वैसे भी बच्चों के बिना इनका दिल नहीं लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले जाने को तैयार ना थी। कुछ दिन का आनंद वह उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने से क्या फ़ायदा होगा। बोली, बहन तुम चलती तो बात ही क्या थी, लेकिन यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। जाने के दिन से एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से वो इस घर में आई थी, कभी एक दिन के लिए भी अकेली रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें सदा साथ रही थी। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जा रहा था। वह देखती मथुरा प्रसन्न है, बच्चे यात्रा के आनंद में झूम रहे हैं और दुलारी बिल्कुल निश्चिंत बैठी हुई थी, मानो कोई मेला देखने के लिए जा रही हो। प्यारी उनके सारे सामान का प्रबंध कर रही थी। कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र के लिए कितना खर्च चाहिए, कितने रुपयों की ज़रूरत है, ये सब कुछ। वह दुलारी को सलाह देने लगी, देखो बच्चों को मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बनना पड़ता है। दुलारी बेमन से ये सब कुछ सुन रही थी। अगला दिन विदाई का दिन था और विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए, जिससे ये दृश्य उसे देखना ना पड़े। घड़ी भर में ये घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी, किससे बोलेगी। ये सब सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। अवसर पाकर एकांत में जाकर वह थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी कि वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह से चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरे के लिए कितना भी मरो तो भी वह अपने नहीं होते। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नवाब बनकर घूमते थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो वह रोने लगते और बाँह छुड़ाकर भाग जाते। प्यारी क्या जानती थी कि ऐसे मौक़ों पर बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उसमें जा बैठे। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष मिलने के लिए आ रहे थे। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भंबड़ में उसको इन सब बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर खड़ी हुई रोती रही। कई दिन तक प्यारी बेसुध सी पड़ी रही। ना वह घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना मुंह हाथ धोया। उसका हलवाहा जिसका नाम जोखू था, वह बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इसी तरह से पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की औरतें भी देती थीं, परंतु उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, परंतु मथुरा के कहने पर उसे फिर से रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझला रही थी। ये काम पर क्यों नहीं जाता, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। मगर उसे झिड़क देने का जी ना चाहता था। प्यारी को उस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ, जीवन में व्यापार होने लगा। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल की खेती छोड़ दो और खेतों को पट्टे पर उठा दो, परंतु प्यारी पराजय स्वीकार करने वाली नहीं थी। सारे काम पहले जैसे ही चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री ना भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिल गई। सोचने लगी, वह क्या समझता है, मैं उसके आसरे बैठी हूँ। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई खजाना तो नहीं मिल जाएगा। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है
तो मैं भी अब उसकी परवाह क्यों करूं। घर में अब कोई विशेष काम नहीं रहता था। प्यारी सारा दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, खरबूजे खूब लगे और खूब बिके। पहले सारा दूध बच्चों में ही खर्च हो जाता था, अब वह दूध बेचने लगी थी। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। अब वह साफ कपड़े पहनती, गहनों में भी उसकी रुचि होने लगी थी। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी पड़े हुए गहने छुड़ा लिए। भोजन भी वह अब अच्छे से करने लगी थी। एक दिन जोखू खेतों से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां पर क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक उसका मालिक उसके सिर पर सवार रहता था, वह बहाने बनाया करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारा दिन ही थोड़े खेत में रह सकती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो ले, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। इतना जी तोड़ काम करोगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाओ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में तो कभी सिर तक ना दुखा, आगे की मैं नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूंगा। मैं क्या जानूं, पहले तो तुम ही कहते थे कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। जोखू झेंपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालो। अब तो मैं जानता हूँ कि सब मेरे ही माथे पर है। मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। मैं क्या देखभाल नहीं करती? तुम बहुत करोगी तो 2 बार चक्कर लगा लोगी। सारे दिन तो तुम वहां पर बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया था। वह बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, तुम सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भरने को होता नहीं और मैं सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून का पूरा 1.25 सेर, 2 जून में 2 सेर चाहिए। अच्छा आज मेरी रसोई खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो खा लूँगा। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट्टे बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ। कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। मैं तुझे आज फुलके खिलाऊंगी, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जरा बैलों को साना पानी देता हूँ, फिर आकर बैठता हूँ। अब खेती को लेकर जोखू और प्यारी में हमेशा ठनी भी रहती थी। अगले दिन प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की जरूरत नहीं है। झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए और बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। जोखू ने अपने विशाल कंधों पर फावड़ा रखते हुए कहा, जो सबका होगा वो मेरा भी होगा। सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा लिया और बोली, तुम पहर रात तक खेतों में रहोगे तो अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव नहीं था। कोई काम ना होता तो आदमी पड़कर सो जाए, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो मैं घर पर रहूंगा तो और भी जी उबेगा। खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से चले जाना, आज तो बैठो। जोखू ने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, क्या कहना है? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरते रहते हो। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर से वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूँ यहाँ? ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगा दी। ऐसी औरत कहाँ मिले जो गहने भी ना चाहे। ये मैं थोड़े कहता हूँ कि वो गहने ना चाहे पर मेरी जान ना खाए। तुमने भी तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों पर लुटा दिए। प्यारी की कोंपलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? मैं कहने लगूंगा
तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई और बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलवा के छोड़ूंगी। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसी ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी ही औरत मिले तो करूँगा, नहीं तो इसी तरह से पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। प्यारी को अब अपने जीवन की राह पर एक जीवन साथी मिल गया था।